फोड़ने लगे हैं। और इसी बीच कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कुछ नेताओं की हार की वजह आरजेडी का साथ होना बताया गया। कुछ नेताओं ने दलील दी है कि आरजेडी के साथ गठबंधन और कई सीट पर दोस्ताना संघर्ष की वजह से चुनाव में करारी हार हुई, क्योंकि इससे लोगों में गलत संदेश गया। बता दें कि दिल्ली मुख्यालय में बड़ी बैठक थी, समीक्षा बैठक थी, और इसी समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें उठी कि अगर हम आरजेडी के साथ चले तो हमारा हश्र और बुरा होगा, और ये परिणाम हमने भुगता भी, ये कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई है। यानी कि एक दूसरे पर हार का जो ठीकरा है वो फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट गई, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, और ऐसे में खास करके जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई वहां पर खासा नुकसान झेलने को मिला। तो देखिए आरजेडी की बात करें तो क्या हाल रहा है इस बार के चुनाव में, वो भी एक बार समझ लीजिए। तो 143 सीटों पर आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ा गया और मात्र 25 सीटें ही वो जीत पाई। 23% वोट प्रतिशत रहा। ये इसको लेकर के आरजेडी गदगद कहीं ना कहीं रही। लेकिन इन सब के बीच अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 61 सीटों पर इस बार का चुनाव लड़ा, और 61 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस निकाल पाई। 8.71% वोट शेयर कांग्रेस का इस बार का रहा। तो ये परफॉर्मेंस रहा, और इसी परफॉर्मेंस के बाद से जो हार का ठीकरा है महागठबंधन के घटक दल और खास करके आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखाई दिए। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक में आरजेडी के साथ गठबंधन पर सवाल उठने पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो माध्यम बना करके सत्तारूढ़ दल ने उसका फायदा उठाया है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया को, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके चुनाव आयोग ने जिस तरह से 3 लाख वोटर्स के नाम चलते हुए चुनाव के दरमियान बढ़ाने का काम किया। एक समीक्षा बैठक एक रूटीन वर्क होता है, जिसमें कल सारे जितने लोग उम्मीदवार थे उन सभी ने मिलकर बैठ के अपनी अपनी बातों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा, और जो भी 19-20 हुई हैं, जो छूट गई हैं बातें, उन सब बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, और जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को रिपीट नहीं करने का निर्देश दिया गया है। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, हार का ठीकरा अब कांग्रेस आरजेडी पर फोड़ रही है कि ना हम साथ में चले होते, ना हम दोस्ताना फाइट की बात करते, ना ही हमारा ऐसा हश्र होता। एक दूसरे पर ये बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। जी देखिए, जब चुनाव में इतनी बड़ी जब हार होती है तो हार के बाद समीक्षा भी होती है, और तमाम दल अपने अपने तरफ से समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो कल उन्होंने समीक्षा की और तमाम 61 विधायकों को जो उसके उम्मीदवार रहे हैं सबको बुलाया। लेकिन जब समीक्षा बैठक हुई उसमें जब विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखनी शुरू की, कई लोगों ने जो है ये साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन के बीच में और खासकर आरजेडी के बीच में जो उम्मीदवारों का जो चयन रहा और जो फ्रेंडली फाइट रही, वो हार का सबसे बड़ी वजह बनी। और उनका मानना था कि आरजेडी के साथ जिस तरह से गठबंधन हुआ है और आरजेडी ने जो उम्मीदवार उतारे, कई ऐसे जगह है जहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि दोनों बड़े चेहरे दोनों दलों के, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों एक ही सीट पर प्रचार अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए करते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हार का एक बड़ी वजह बनी, और विधायकों ने खुल करके कहा कि यहाँ पे जिस तरीके से आपसी गठबंधन में फूट रही, जो एक सामंजस्य होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और इस हार की बड़ी वजह बता रही है। हालांकि उसके साथ साथ ये भी हिदायत दी गई कि आपसी जो मतभेद है पार्टी के अंदर उसे भी दूर करना है। और आने वाले दिनों में एक बात पर सहमति बनी है कि बिहार को लेकर के कांग्रेस जो है वो एक रोड मैप तैयार करने की तैयारी कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस को ठीक किया जा सके। जी चले, बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिस हम फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं और जिस वजह से महागठबंधन को ये सीटें लूज करनी पड़ी, उन सीटों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। वैशाली सीट, और कांग्रेस के संजीव सिंह यहां से प्रत्याशी थे। संजीव सिंह जिन पर ही ये आरोप लगा कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने गाली गलौज की और धमकी जो है वो गोली मारने की दी। इसके साथ साथ आरजेडी से अजय कुशवाहा और जेडीयू की यहां पर जीत होती, यानी कि अजय कुशवाहा और संजीव सिंह के बीच
फ्रेंडली फाइट इस वैशाली सीट पर होती है और वैशाली सीट जो है वो महागठबंधन लूज करता है। दूसरी तरफ कहलगांव सीट की अगर बात करें तो कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, तो रजनीश भारती यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच यहां भी दोस्ताना फाइट हुआ और यहां जेडीयू को जीत मिल जाती है। तो ये वो सीटें हैं जिसका सीधा सीधा नुकसान जो है इस बार महागठबंधन में हुआ है। इसके साथ साथ सुल्तानगंज की अगर बात करें तो ये भागलपुर की सीटें हैं। ललन कुमार कांग्रेस से प्रत्याशी थे तो आरजेडी से चंदन कुमार, और आपको याद होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे, एक साथ कोई साझा नहीं हो रहा था, तो कुछ सीटें आपने दिखाई और इस सीटों को देखा भी आपने। तो रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने उन सीटों को भी दिखाया और सारी सीटें वो लूज कर गई और कांग्रेस भी यही कह रही कि आरजेडी के साथ जाना ही हमारी नासमझी होगी। क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय में दोनों की राहें अलग हो जाएगी, कोई साझा कार्यक्रम होगा, इसमें शिरकत नहीं करेंगे? राहुल गांधी क्या सोच रहे होंगे, खड़गे क्या सोच रहे होंगे, जो कुछ भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है? देखिए, ये कहना जल्दीबाजी होगी कि कांग्रेस और आरजेडी के जो बीच है वो अलग राहें हो जाएंगी, क्योंकि 29 तारीख को जो है वो कल महागठबंधन की जो है दलों की बैठक बुलाई गई है एक पोलो रोड पे तेजस्वी यादव के आवास पे, और इस आवास पे कांग्रेस, माले हो, वीआईपी पार्टी हो, आरजेडी के तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो बैठेंगे। अलग अलग सभी लोगों ने समीक्षा की है और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो कल सामने खुल करके रखी जाएंगी कि किन वजहों से हार हुई। और लेकिन इतना तय है कि फ्रेंडली जो फाइट हुई और जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, उसमें ना सिर्फ उन उम्मीदवारों की हार हुई, बल्कि आप जरा देखिए कि उनके 19 विधायक थे, कोई भी विधायक जो है अपना कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो अपना चुनाव जीत नहीं पाया। जो भी 6 सीटें आई हैं वो नए सीटें हैं, वहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो चुनाव हारते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाली बात है कि एक भी पहले का जो विधायक है, बड़े चेहरे हैं, अजीत शर्मा हैं, शकील अहमद खान हैं, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो धराशायी हो गए। और कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाली बात यही है, और यही जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के साथ सीटों का जो बिल्कुल, तो आरजेडी के साथ जाना ये सीटों का नुकसान करना था। कांग्रेस की तरफ से लगातार अब जो ठिकरा है वो आरजेडी पर फोड़ा जा रहा है, तो आरजेडी से गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस में सवाल उठ रहा है और इस चुनाव में हार की एक बड़ी वजह कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष को बताया जा रहा है। ऐसे में उन सीटों की बात करें तो समीक्षा बैठक के दौरान ये धमकी भी हुई। देखिए, कांग्रेस के अंदर कई हलचलें एक साथ चल रही है। एक तरफ आरजेडी पर हार का ठिकरा, तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का साइड इफेक्ट अब पार्टी में ही देखने को मिल रहा है और गोली मारने की धमकी तक ये अंतर्कलह पहुंच चुका है। पार्टी ने हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता मौजूद थे और इसी बीच वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे संजीव सिंह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कुछ कुछ बोल रहे थे, जिस पर पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने उन्हें टोका तो संजीव सिंह भड़क गए और जितेंद्र यादव को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। बैठक के बाद जितेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि संजीव सिंह ने कम वोट मिलने की हताशा में ऐसी धमकी दी है, लेकिन वे इस तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जितेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बिहार चुनाव में, वो हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, एक किसने बोला था कि गोली मार दूंगा मैं, और क्या है पूरा मामला? और फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं वो। कौन बोले? वो इंजीनियर संजीव है, वैशाली से चुनाव लड़ते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली उनको वोट, वो फ्रेंडली फाइट में उनको काफी कम वोट आया है, इसके लेकर फ्रस्ट्रेशन में है। अरे गाली गलौज भी आपके साथ की उन्होंने? अरे जब गोली मारने की बात हो गई तो कहाँ गाली गलौज की बात रहती है? जब गोली मारने की बात हो गई तो फिर कहाँ ये बात आती है? तो राहुल गांधी के लिए भी कुछ बोलेगा? सारे लोगों के बारे में बोले, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के एक एक लोगों के बारे में उनके द्वारा बोला गया और वही बात बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के नेतृत्व के बारे में, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के बारे में बोला जाएगा तो निश्चित रूप से ये क्षमा करने योग्य बात नहीं है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं, हम क्यों कराएंगे? हमको कोई धमकी फ्रस्ट्रेशन में दिए हैं, हमको कोई धमकी उनकी से डरने लगता है? हम डरने वाले लोग हैं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हमको कुछ होने वाला नहीं है। उनके जैसे लोग बहुत लोग को देखे, बहुत पैसे वाले आए और गए हमारे लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अब कांग्रेस नेता संजीव सिंह की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी, ये बेबुनियाद है। जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है।
प्रिय साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। और इधर बैठक में मौजूद कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे किसी भी वाक्य को खारिज कर दिया है। लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूं, जब से मैं उस कमरे में गया था ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो ना भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने हार की समीक्षा बैठक बुलाई, जहां जमकर हंगामा हुआ। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। में कुछ न्यूज चल रही है कि कोई बात हुई नहीं, पता नहीं कहां से किस तरह से इस तरह की बातें मीडिया में आ जाती है। ये बिल्कुल अफवाह है। इन सब बातों में कोई बात नहीं, दम है। कोई भी किसी तरह का मसाला लेने के लिए कोई बात चला दे तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय हार की हताशा में आत्मचिंतन और मंथन करने के बजाय एक दूसरे को गाली देने, एक दूसरे को अपमानित करने और राहुल गांधी की जो नाकामी है उसको दूसरे के ऊपर फोड़ने का अड्डा बन चुका है। वहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व को गाली देते हैं और शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी समीक्षा बैठक कर ले या कुछ भी कर ले, जब तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तब तक इसी तरीके से जमाना जब्त होते रहेगा कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि 95 चुनाव इस देश में अनेक जगहों पे हुए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस की समीक्षा बैठक मात्र खाना पूर्ति है। मेरा अपना मानना है कि समीक्षा बैठक में किसी के सिर पे बिहार के हार का ठिकरा फोड़ दिया जाएगा और राहुल गांधी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। आदर्श रूप से समीक्षा बैठक में हार पे समीक्षा होती है, हार पे चर्चा होती है, पर यहां तो गोली मारने की बात हो रही है, जूतम पैजार की बात हो रही है। पर मैं आश्चर्यचकित क्यों नहीं हूं, क्योंकि महागठबंधन के सारे घटक दलों का चाल चरित्र और चेहरा यही है। पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार एक्शन में है, लगातार मुख्य सचिवालय का निरीक्षण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इस बीच सीएम नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं, मुख्य सचिवालय का निरीक्षण कर रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। शैलेंद्र, नीतीश कुमार काफी एक्टिव एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, सचिवालय से अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री रोज सरकार की जो योजनाएं हैं, अलग अलग उन योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं और स्थल का जाकर के भ्रमण भी कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जो मुख्य सचिवालय है, जिसे घंटा घर भी कहा जाता है, वहां पहुंचे हैं। और वहां जो भवन है, उसके अलावा अलग अलग जो विभाग हैं, उनमें किस तरीके से कामकाज चल रहा है, इन चीजों को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और पूरे परिसर का उन्होंने दौरा किया है भवन के। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक मैसेज भी वो देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े मैंडेट के बाद एक सरकार बनी है, सरकार यह बैठने वाली सरकार नहीं है और लगातार सरकार के जो मुखिया हैं वो योजनाओं को देख रहे हैं, खुद से समीक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं और सचिवालय का इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। चले, बिल्कुल शैलेंद्र, तो एक्शन में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आज बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज 10,000 रुपए फिर से महिलाओं के खाते में जाने हैं। 10 लाख महिला लाभार्थी जिनके खाते में ये पैसे जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डीबीटी के जरिए पैसे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
बता दें कि आज 10 लाख महिलाओं को यह राशि मिलेगी। 10-10 हजार बैंक खाते में जाएंगे। स्वरोजगार के लिए पैसे नीतीश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और अब तक 1.46 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। और जो महिलाएं बाकी थी, जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को यह लाभ पहुंचाया जा रहा है और आज 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जो वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, नीतीश सरकार ने किया, उस वादे पर यह सरकार खरी उतर रही है। अब देखिए कब कब ये किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए, तो उसकी तारीख दर तारीख देख लीजिए। पहली किस्त जो है वो 26 सितंबर 2025 की तारीख थी। 75 लाख महिलाओं के खाते में ये 10-10 हजार रुपए जो है वो भेजे गए। इसके साथ 26 सितंबर के बाद से दूसरी तारीख की अगर बात करें तो वो तारीख आती है 3 अक्टूबर की। दूसरी किस्त 3 अक्टूबर को जारी की गई। 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। उसके बाद से अगर हम बात करें तो फिर तीसरी जो किस्त है वो 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिला के खातों में ये पैसे दिए गए। इसके बाद फिर चौथी किस्त की तरफ अगर आगे हम बढ़ते हैं तो चौथी किस्त 28 नवंबर 2025 को 10 लाख महिलाओं के खाते में। तो देखिए ये संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये माना जा सकता है कि आज एक बार फिर से इन 10 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसे जाएंगे। तो बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार गठन के बाद भी एक्शन शुरू हो चुका है और सीएम नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट कर सभी विभागों से रिक्तियां भेजने और कैलेंडर जारी करने का आदेश दिया है। सीएम के इस पोस्ट के बाद युवाओं की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। युवाओं की माने तो अब तक विज्ञापन, परीक्षा और रिजल्ट को लेकर आयोग का कोई कैलेंडर नहीं था, लेकिन अब उम्मीद है कि नए साल से कैलेंडर के जरिए विज्ञापन जारी होगा। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट आ गया है। ट्वीट के बाद हजारों लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि सीएम ने ट्वीट कर सभी विभागों को ये आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक सभी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी अपनी रिक्तियां भेज दें, ताकि जो आयोग है या विभाग है वो 1 जनवरी से लेकर जनवरी की 31 तारीख तक अपना अपना जो है एक तरह से कैलेंडर जारी कर दें। और कैलेंडर जारी होने के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सा आयोग कौन सी परीक्षा कब लेगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार तैयारी करते हैं, पसीना बहा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया है और नई सरकार बनने के तुरंत बाद इस पर सोचना ही नहीं है। पहले आप पिछले 1 साल का डाटा देख लीजिए, कितना वैकेंसी आया है, क्या नहीं आया है, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और आगे भी भरोसा है, सरकार पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं ना पीछे से ये कि हाँ सारे वैकेंसी अवेलेबल टाइम पे आ भी रहा है। और पिछली बार भी देख लीजिए, सब लोग का भर्ती हुआ है, इस बार भी होने वाला है, ये खत्म ही होने वाला है, फिजिकल स्टार्ट होने वाला है दिसंबर से, तो आगे भी आएगा और भरोसा है सरकार पे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो कैलेंडर जारी होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जाम तैयारी करने में टाइम पता चलता है कि मेरे पास कितना टाइम है, कौन सा एग्जाम कब होगी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। बिहार में वैकेंसियाँ तो बहुत सारी आई हुई है, जैसे बिहार एसएससी की सीजीएल है, सीएसएसएल जो 12th लेवल पे है, ये सभी की एग्जाम कब होनी है, ये सब जो है सरकार को कैलेंडर के थ्रू थी जी एकदम बिल्कुल जरूरत है। कब विज्ञापन निकालेगा, कब वैकेंसी आएगी, कोई गारंटी नहीं थी, इसका कोई गारंटी नहीं है, तो वो क्लियर होना चाहिए। उससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग को टाइम मिल पाएगा कि कौन से एग्जाम के लिए कितना टाइम दे पाएंगे और उस हिसाब से अपना तैयारी अच्छे से कर। कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, हाँ कंफ्यूजन रहता था, एक तैयारी कर रहे हैं बीच में दूसरा एग्जाम ले लिया। जब नई सरकार आई है तो उम्मीद है हम लोगों की कि हमारी जो उम्मीद है उन पे खरे उतरे, यही हमारी सरकार से उम्मीद है। कैलेंडर जारी होने से फायदा ये हुआ कि बच्चा को तैयारी करने के लिए समय मिलेगा और तैयारी किस हिसाब से करना उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और सीएम नीतीश कुमार पर उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी कब निकलेगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब जारी होगा, इसकी बिहार में कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अब कैलेंडर भी जारी होगा और समय पर इम्तिहान भी होगा। जाहिर है सीएम नीतीश कुमार का ये ट्वीट अभ्यर्थियों के लिए सपनों का पंख लगाने जैसा है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर, जहां पटना में रिसेप्शन के दौरान फायरिंग हुई है, 6 साल के बच्चे को गोली लगी है। गोलीबारी में घायल बच्चे की हालत स्थिर है। चित्रगुप्त नगर के मुन्ना चक इलाके की यह घटना सामने आई है। तो पटना में फायरिंग, रिसेप्शन के दौरान ने फायरिंग, घायल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। चित्रगुप्त नगर के मुन्ना चक इलाके की यह घटना सामने आई है। और चलिए न्यूज़